हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, धातु एवं धातु कर्म यानी मेटल्स एंड मेटलर्जी। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और मन लगा के इस वीडियो को है वो केयरफुली आप वॉच करिएगा। दूसरी बात बच्चों, आप लोग अपने नोट्स को, जो भी नोट्स आपके व्हाट्सएप पे सेंड किए जाते हैं उसको फेयर नोट्स बनाते चलिए, वो आपके लर्निंग में आपकी हेल्प करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड मेटलर्जी यानी धातु एवं धातु कर्म। तो पदार्थों को शुद्ध पदार्थ अथवा मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थ क्या है, यह सब आप लोग पिछली कक्षाओं में स्टडी कर चुके हैं बच्चों। उनको दो कैटेगरी में देखिए डिवाइड किया गया, एक शुद्ध पदार्थ में और दूसरा मिश्रण में। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ कैसे हो सकते हैं हमारे, तत्व या यौगिक। आप तत्व के बारे में भी अच्छे से जानते होंगे, यौगिक के बारे में भी। तत्व जो है वो 100 से अधिक आपस में मिलकर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ बनाते हैं। तत्वों को पुनः धातुओं तथा अथवा अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए तत्व जिसमें एक ही, जैसे आयरन है, आयरन क्या है, एक तत्व है और उसमें आयरन के ही परमाणु पाए जा रहे हैं, ना कि उसमें आप सोडियम या पोटेशियम इस तरह के कोई भी दूसरे तत्व के परमाणु ना पाए जाते हैं। यानी कि तत्व में जिस जो आयरन है वो उसी के ही परमाणु पाए जाएंगे। और यौगिक जो है वो तत्व के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनता है। जैसे हमारा पानी, वो भी एक यौगिक हो गया, वो क्या होगा, उसका निश्चित अनुपात है 2:1, वो हमेशा क्या है, निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनेगा। और अब तत्वों को है जो 100 से अधिक तत्व आपस में हमारे चारों ओर पाए जाने वाले सभी पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, वो हमारा पदार्थ है। पदार्थ को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तत्वों को पुनः धातुओं तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया जाता है। यानी जो तत्व हैं, यानी कि जो 100 से तत्व यानी 100 से जो अधिक तत्व हैं, ये इनको फिर से किस में बांट दिया गया है, धातु और अधातु। तो धातु और अधातु ये आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो हम इस अध्याय में बच्चों हम तत्वों के उन गुणों का अध्ययन करेंगे जिनके आधार पर हम उन्हें धातु के रूप में पहचानते हैं। यानी कि हम इस लेसन में देखेंगे कि क्यों ये धातु हैं या किस आधार पर हम इन्हें धातु के रूप में पहचानते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, इसको आप लोग छोटे क्लासेस से पढ़ रहे होंगे कि धातु चमकीली होती हैं, या इनको पीटने पर आवाज़ आती है, या इनके पतले लंबे तार बनाए जा सकते हैं खींच के। तो ये सब इसके भौतिक गुण हुआ, या ये क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। तो पिछली कक्षाओं में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में सीखा है। हम जानते हैं कि धातुएं चमकीली होती हैं, उन्हें पीटकर पतली चादर या पन्नी बनाई जा सकती है। जैसे एल्युमिनियम को आप देखिए, कॉपर को आप देखिए, और ये जो हमारे सोना देखिए बच्चों, चांदी को देखिए, ये सारी क्या है, धातुएं हैं। और ये कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं, और इनको पीटकर इनसे पतली चादर बनाई जा सकती है, और इन्हें पतले तारों के रूप में भी खींचा जा सकता है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ये सब क्या है, इसके भौतिक गुण हैं। धातुओं को पीटने पर आवाज़ उत्पन्न होती तथा सामान्यतः सभी धातुएं उच्च ताप पर पिघलती हैं। यानी कि जब आप धातु को पीटते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आती है, और जितनी धातुएं हैं ये सब उच्च ताप पर क्या होती, पिघलती हैं। आइए हम धातुओं के गुणों की गहनता से अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करें, यानी कि इसको हम डीपली इसके बारे में, इसके गुण को जानें। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। क्रियाकलाप फर्स्ट, हमने अपने आसपास उपलब्ध कुछ धातुएं जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक के नमूने एकत्रित कीजिए। अब इन धातुओं को ध्यान से अवलोकन करके बताइए, क्या सभी धातुएं चमकदार हैं। आप इसमें देखेंगे एल्युमिनियम, तांबा, जिंक, ये सब क्या होती है, ज़्यादातर चमकदार ही होती है। धातुएं चमकदार हैं। क्या सभी धातुओं को हथौड़े से पीटकर चादर या पन्नी बनाई जा सकती है। जैसे आपने लोहा देखा, एल्युमिनियम देखा, तांबा देखा, इन सब को क्या देखा, इन सब के लंबे और पतले तार
या चादर बनाई जा सकती है, पन्नी बनाई जा सकती है। धातुओं को चयन करते समय ध्यान रखें, आप धातुओं को चयन करना मिश्र धातुओं का नहीं। मिश्र धातु वो धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो, वो हमारी क्या कहलाती है? मिश्र धातु। जैसे स्टील बच्चों, वो क्या है? एक मिश्र धातु है। कांसा, वो क्या? एक मिश्र धातु है। तो हमें क्या करना है? धातुओं का चयन करना है, मिश्र धातुओं का नहीं। हमने देखा कि धातुओं के इन दो गुणों में समानता होते हुए भी विभिन्नता है। आइए धातुओं के इन गुणों का अध्ययन के लिए कुछ प्रश्नों पर विचार करें। मतलब गुणों में धातुओं के जो दो गुण हैं, जैसे कि इसमें से पीट कर किसकी चादर बनाई जा सकती है, या किसमें से चमकदार है, इन सब में क्या है? होते हुए भी भिन्नता है। आइए धातुओं के इन गुणों का अध्ययन के लिए कुछ प्रश्न पर विचार करें। जैसे अलग अलग विद्युत उपकरण के तार किन किन धातुओं से बनते हैं? अब आप ध्यान दीजिए, जो विद्युत उपकरण इस्तेमाल में जो तार है वो किन धातुओं के बनते हैं? घरों में वायरिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? या हाई टेंशन तार किस धातु के बनते हैं? भोजन पकाने के बर्तन बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है और क्यों? तो हमने देखा कि हर कार्य के लिए एक विशिष्ट धातु का चयन किया जाता है। ये नहीं है कि आप एक ही धातु का उपयोग हर तरह के कामों में कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब समानता होते हुए भी क्या है? भिन्नता है। यानी कि आप अगर जो घरों में जो वायरिंग में जो तार डाले जाते हैं धातु के, वो किस धातु के बनते हैं? ऐसा नहीं कि आपने उसमें सोने के तार डाल दिया, चांदी के तार। चांदी विद्युत का तो अच्छा सुचालक है, लेकिन क्या उसमें चांदी के तार डाले जा सकते हैं? या उसमें कॉपर के तार क्यों का इस्तेमाल ही क्यों क्यों करें होता है? या उसमें लोहे के तार क्यों नहीं डाले? तो इस तरीके से क्वेश्चंस है कि है तो सब धातुएं, लेकिन उनका कार्य क्या है? सब धातुओं का कार्य करने में अलग अलग है। जैसे कि हमने देखा कि हम हर कार्य के लिए विशिष्ट धातु का चयन करते हैं। जैसे कि अब लोहे हैं बच्चे, लोहे से जैसे कि बहुत से सामान बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम उससे चाकू हो गया, हथौड़ी बनाने का उपयोग होता है। अब तो लोहे से ढेर सारी चीज़ें भी डेकोरेटिंग की बनने लगी, पहले ऐसा तो नहीं होता था। जैसे लोहे के अब तो पहिए या लोहे के अब दरवाजे भी बनने लगे हैं। तो अब मतलब इस तरीके से अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग धातु का इस्तेमाल होता है। फिर क्या कारण है कि सभी कार्य के लिए एक ही धातु का उपयोग नहीं किया जा सकता? आप सोच रहे होंगे कि चयन के पीछे एक से अधिक कारण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। सबसे अच्छा चालक है विद्युत का क्या है? हमारा चांदी है। किंतु इसका उपयोग तार बनाने या उपकरण और इमारतों की वायरिंग में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आर्थिक कारण है, जिसका उनका अधिक महंगा होना प्रभावी भूमिका निभाता है। मतलब चांदी तो विद्युत का अच्छा चालक है, ये सुचालक, लेकिन वो आर्थिक रूप से या फाइनेंशियल रूप से वो इतनी महंगी है कि उसका उपयोग हम इस तरीके से घरों में या इमारतों में जो भी उपकरण है उसमें वायरिंग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि धातुएं आघात वर्धन तन्य ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती, अथवा ये धात्विक ध्वनि उत्पन्न करती, साथ ही इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। किंतु इनमें से कुछ गुण अधातुओं में भी पाए जाते हैं। जैसे कार्बन एक कपर रूप हीरा। कार्बन का एक कपर रूप क्या है बच्चों? हीरा है। चमकदार तथा ऊष्मा का सुचालक है। तो इसे आप एक अंडरलाइन कर, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि जो हीरा है एक अधातु है जो कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो हीरा जो चमकदार भी होता है वो ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक भी। जबकि दूसरा अपर रूप ग्रेफाइट है। कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा ग्रेफाइट क्या होता है? धूसर रंग का होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन अधातु है, फिर भी इसके रवे चमकदार होते हैं। इसीलिए किसी एक गुण के आधार पर तत्व को धातु या अधातु को श्रेणी में रखना उचित नहीं है। मतलब अभी आपने देखा कि धातुएं चमकीली होती, चमकदार होती हैं और विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन कार्बन क्या है? वो एक अधातु है और कार्बन का अपर रूप एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। हीरा क्या है? हीरा चमकदार है बहुत, और दूसरा ये ऊष्मा का सुचालक भी है। और दूसरी ओर बच्चों ग्रेफाइट ये धूसर रंग का है और विद्युत का क्या है? सुचालक है।
और आयोडीन ये भी एक अधातु है, लेकिन इसके जो रवे क्रिस्टल होते हैं ना वो बहुत चमकदार होते हैं, इसीलिए आप किसी एक गुण के आधार पर नहीं कह सकते कि चमक के आधार पर बता दें खाली कि ये धातु है और ये अधातु है। किसी एक गुण के आधार पर अधातु और तत्वों को, धातुओं और अधातुओं को श्रेणी में रखना ये उचित नहीं है। धातुओं में रासायनिक गुण, धातुओं के हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? रासायनिक गुण। देखिए, हमने देखा कि धातुएं भौतिक गुणों में काफ़ी समानताएं और कुछ विभिन्नताएं हैं। समानताएं और विभिन्नताएं, क्या आपको लगता है धातुओं के रासायनिक गुण में भी ऐसा होगा? धातुओं की क्रियाशीलता के विषय में और अधिक जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कितने समय पूर्व से मनुष्य द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है और इनकी उपलब्धता कितनी है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, आप में एक टेबल दिया गया है, यानी धातुओं की प्राप्ति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि कौन सी धातु कब प्राप्त हुई और उसकी उपलब्धि कितनी थी पृथ्वी पर, उसकी भूप्रपटी पर उपलब्धता कितनी थी। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जैसे सोना है हमारा 6,000 ईसा पूर्व था और इसकी उपलब्धि देखिए देखिए कितना कम परसेंट में था, 0.0000031% इसकी उपलब्धि थी, यानी ये इतना ही उपलब्ध था भूप्रपटी पर। उसके बाद फिर तांबा की उपलब्धि बताई गई, फिर चांदी की। तो यहाँ पर बच्चों सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम को बताया जा रहा है 8.1 और 1885 में इसकी प्राप्ति का समय था ये। तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई हुई कि कौन सी धातु कब प्राप्त हुई और कितने परसेंट में प्राप्त हुई, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ये आपका होमवर्क है, इसको केयरफुली पढ़िएगा ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी धातु कब प्राप्त हुई और कितने परसेंट थी उसकी। लगभग मोटी मोटी चीज़ों को तो आप इसको जानिए। दूसरा है कि हमारे जो धातुओं के रासायनिक गुण में अंतर के कारण इन्हें शुद्ध रूप से प्राप्त किए जाने के समय में अंतर दिखाई दे रहा है, यानी काफ़ी अंतर आप देख रहे होंगे सारणी 1 में कि किस तरीके से धातुओं के रासायनिक गुणों के कारण और इन्हें शुद्ध प्राप्त करने के समय में इनमें अंतर दिखाई दे रहा है। इसे समझने का प्रयास करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया। क्या आप बता सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर तांबा विस्थापित होता है, जबकि जिंक सल्फेट के विलयन में तांबे की चीलन डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। अब क्या आप इसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम क्या करते हैं तांबे में, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या डाला, जिंक के टुकड़े डालने पर तांबा जो निकल के बना लेता है ZnSO4 और तांबा अलग हो जाता है, लेकिन जिंक सल्फेट के विलयन के डालने पर तांबे की छीलन डालने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, इसको देखते हैं। अब इसको एक रिएक्शन से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये विलयन है, इसमें जिंक के आपने कुछ टुकड़े डाला तो हमको क्या मिल गया, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और कॉपर। ये ऐसा क्यों हुआ? क्यों? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी जो जिंक है ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए इसने क्या किया, कॉपर को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यानी हटा दिया। जिंक ने यहाँ से जगह ले ली और कॉपर को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, यानी इसे हटा दिया। और क्या बन गया हमारा, ZnSO4 + Cu, यानी कि ये इस जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसीलिए क्रियाशीलता के आधार पर एक्टिविटी इसके क्या हुआ कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल दिया, रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया और ZnSO4 बन गया। इसी तरीके से आइए इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले कुछ और विस्थापन अभिक्रिया का अवलोकन करते हैं, यानी कि अब हम और देख लेते हैं अगर इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको इस क्वेश्चंस को बता दिया कि ऐसा इसलिए हुआ। अब आप ध्यान लगा के देखिएगा बच्चों, एकदम कंसंट्रेट होकर, कि शिक्षकों के लिए निर्देश है। ये अलग अलग बीकर में क्रमशः 2-2 ग्राम कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लेकर 100 ml जल में विलयन बनाए। ये बच्चों एक एक्टिविटी कराई जा रही है जिसमें आपको क्या लेना है,
2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, 2 ग्राम जिंक सल्फेट, 2 ग्राम आयरन सल्फेट और सोडियम क्लोराइड लेकर क्या बनाना है, 100 ml जल में विलयन बनाना है। इस क्रियाकलाप को समूह में आप कर सकते हैं या करवाएं। देखिए, प्रत्येक समूह 6 प्रश्नावलियाँ लेकर उन्हें क्रमशः आ, बा, सा, दा और फा नामांकित करें। प्रश्नावली आ तथा बा में 5-5 ml कॉपर सल्फेट विलयन, प्रश्नावली सा तथा दा में 5-5 ml जिंक सल्फेट विलयन और प्रश्नावली ई में 5 ml कॉपर सल्फेट और प्रश्नावली फा में 5 ml सोडियम क्लोराइड विलयन डालें। यानी 2 प्रश्नावली आ और बा में क्या डालना है आपको, कॉपर सल्फेट, सा और दा में आपको क्या डालना है, जिंक सल्फेट, यानी दोनों में कितना, 5-5 ml। ई और फा में आपको क्या डालना है, ई में 5 ml आयरन सल्फेट और फा में 5 ml सोडियम क्लोराइड का विलयन डालें। प्रश्नावली आ में 2 से 3 लोहे की कीलें या आलपिन डाल दें। देखिए, प्रश्नावली आ आपके पास है, यानी कॉपर सल्फेट में क्या डालना है, 2 या 3 लोहे की पिन डाल देना है या आलपिन डाल देना है। प्रश्नावली बा में दानेदार जिंक। अब प्रश्नावली बा में देखिए क्या डाला गया, दानेदार जिंक डालना है। और की छीलन और प्रश्नावली दा में मैग्नीशियम के फीते का एक टुकड़ा, यानी प्रश्नावली सा में तांबे की छीलन डालना है। देखिए, कॉपर की छीलन और प्रश्नावली दा में मैग्नीशियम के फीते का टुकड़ा डालना है, ठीक है ना। तथा ई तथा फा में छुट्टी ई तथा फा में दानेदार जिंक डालिए। इसमें क्या डालना है, इसमें भी दानेदार जिंक डालना है, इसमें भी दानेदार जिंक डालना है। ये आपके समझ में आया, यानी कि 2 प्रश्नावली में आपको क्या डालना है, आ में आलपिन डालना है, बा में दानेदार जिंक डालना है। यानी एक कॉपर सल्फेट आ में आलपिन डालना है, दूसरे कॉपर सल्फेट बा में दानेदार जिंक डालना है। फिर तीसरे सा प्रश्नावली में कॉपर की छीलन डालना है, दा में मैग्नीशियम फीते के टुकड़े डालना है। फिर ई में आयरन सल्फेट में क्या डालना है, दानेदार जिंक और फा में सोडियम क्लोराइड में दानेदार जिंक। इन सारी चीज़ों को डालने पर देखिए 5 से 10 मिनट के बाद सभी प्रश्नावलियों का अवलोकन दें। यानी इन सब सारी चीज़ों को डालिए, उसके बाद 5 से 10 मिनट रेस्ट करने दीजिए। उसके बाद आप इसे केयरफुली देखें, यानी अवलोकन करें। क्या विलयन या धातु के रंग में कोई परिवर्तन हुआ? अब इस विलयन में कोई परिवर्तन हो रहा है या कोई धातु के रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है? क्या कोई अवक्षेप बन रहा है? क्या आप बता सकते हैं कौन सी धातु किसी अन्य धातु से उसके लवण के विलयन को विस्थापित कर रही है? यानी कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी धातु किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है? तो आपने देखा कि प्रश्नावली आ में आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को, बा में जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर को और दा में मैग्नीशियम जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को तथा ई में जिंक आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है। ये सारी एक्टिविटी करने के बाद हमने देखा कि जो प्रश्नावली आ है, प्रश्नावली आ में जो आयरन है, आयरन क्या होगा इसमें, यहाँ पर आलपिन होगा। आयरन की बनी होती, लोहे की बनी होती है ना आलपिन। तो ये आयरन जो है वो किस में डाला गया था, कॉपर सल्फेट में। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को, समझ गए ना, ये आलपिन किसकी बनी होती, आयरन की। तो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को। फिर अब बा प्रश्नावली में देखते हैं, जिंक, दानेदार जिंक डाला गया है। यहाँ पे जिंक भी एक धातु है, आयरन भी एक धातु है, कॉपर भी एक धातु है। और कॉपर सल्फेट के विलयन से जो जिंक है वो जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को, ठीक। और मैग्नीशियम, दा में क्या डाला गया है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो किस में डाला गया है, जिंक में, जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को। और ई में क्या डाला गया है बच्चों, ई में जिंक आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करती। यानी कि ये जो धातुएं हैं, जैसे आलपिन में जो आयरन है, ठीक है, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देगी और अपनी जगह ले लेगी, यानी जिंक सल्फेट बना लेगी। इसी तरीके से जिंक क्या करेगी, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को रिमूव कर देगी।
और क्या बना लेगी, जिंक सल्फेट। और ये क्या बना लेगी, कापर। जो आल्पिन है, आल्पिन में आयरन पाया जाता है, आयरन यानी Fe, वो कापर सल्फेट के विलयन से Cu को निकाल के और अपनी जगह ले लेगा, यानी क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट। तो इसको आप लोग एक रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। देखिए CuSO4 में हमने क्या डाला था, आयरन यानी आल्पिन। तो आल्पिन में क्या करी, ये जो थी ये इसकी जगह ले ली, क्या बना लेगी, FeSO4 प्लस कापर को रिमूव कर देगी। कापर हमारी रिमूव होके यहाँ आ गई, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से दानेदार जिंक। अब जिंक वाला तो आप ये रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं। जिंक कापर सल्फेट के विलयन से उसकी जगह ले लेती है, जिंक सल्फेट बना लेती है, जिंक को विस्थापित कर देती है। ठीक इसी तरीके से जो बा में अब हम लोगों ने किस में देखा था, मैग्नीशियम क्या कर रही है, मैग्नीशियम जो है वो मोर रिएक्टिव होगी। इसका मतलब जिंक से ज़्यादा है तो क्या बना लेगी, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगी और जिंक को वहाँ से रिमूव कर देगी। समझ रहे हैं बच्चों, यानी कि ये क्या बना लेगी, हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसको भी आप देख सकते हैं, जो हमारी क्या था ये ZnSO4 प्लस Mg, तो ये क्या करेगी, MgSO4 प्लस Zn। ठीक, तो इस तरीके से ये इसको रिमूव कर देगी। अब अगर इसमें जाते हैं आप लोग और ई में जो जिंक है ये क्या करेगी, ई में क्या है, आयरन सल्फेट का विलयन है ना। हाँ, ई में आयरन सल्फेट के विलयन से जिंक क्या करेगी, आयरन को रिमूव कर देगी। कैसे, ये भी आप समझ लीजिए। जैसे FeSO4 है, FeSO4 प्लस Zn क्या बन जाएगा बच्चों, ZnSO4 प्लस Fe। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि जिंक कापर को विस्थापित करती है, आयरन कापर को विस्थापित करती है, मैग्नीशियम जिंक को विस्थापित करती है और जिंक आयरन को विस्थापित करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और ये जिंक, ये किससे ज़्यादा क्रियाशील है, कापर, जिंक और आयरन से ये जो है वो ज़्यादा क्रियाशील हैं। यानी कि कापर से क्रियाशील आयरन है, जिंक से क्रियाशील कापर से क्रियाशील जिंक है, जिंक से क्रियाशील मैग्नीशियम है और आयरन से क्रियाशील जिंक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि जो ज़्यादा क्रियाशील होती हैं वो दूसरे धातु को विस्थापित करती हैं। तो यहाँ पर समझ में आया बच्चों। फिर अब फा में जिंक सोडियम क्लोराइड के विलयन से सोडियम को विस्थापित नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो सोडियम है ये मोर रिएक्टिव है देन जिंक से, इसीलिए जिंक जो है वो सोडियम को विस्थापित नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर अतः वो धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करती अधिक सक्रिय धातु कहलाती हैं। वे धातुएं जो दूसरे धातुओं को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करती हैं, जैसे अभी आपने देखा कापर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट से जिंक, आयरन, मैग्नीशियम ये ज़्यादा सक्रिय धातु हैं जो उसके लवण, जो उस धातु के लवण के विलयन से उसको क्या करती हैं, विस्थापित करती हैं। फिर धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कुछ धातुओं की सक्रियता श्रेणी सारणी 2 में दिखाई गई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके पास एक सक्रियता श्रेणी है सारणी 2 में, जैसे लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसका मतलब हुआ कि ये लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। यानी कि सबसे कम क्रियाशील प्लेटिनम है और सबसे अधिक क्रियाशील यहाँ पर लिथियम दिखाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, इसकी घटती अभिक्रियाशीलता, यानी हम ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता घट रही है। ठीक, तो यहाँ इस टेबल को बच्चों, इसको भी आप होमवर्क में अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कौन सी किससे, कुछ तो आपको अपने दिमाग में लेना पड़ेगा कि कौन सी
किससे अधिक क्रियाशील, क्योंकि अक्सर आपको रिएक्शन दे दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि कौन सी धातु किस धातु को विस्थापित करेगी। तो इसके लिए बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इस टेबल को अपने दिमाग में रखिएगा। आप 2-3 बार जब इसको केयरफुली देखेंगे तो आप आराम से इसको सीख जाएंगे। इसके लिए परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कैसे करूं। जब भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आप इसको ईज़िली सीख जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो सांडी 2 को देखने पर हमें जानकारी मिलती है कि जहां लिथियम सबसे अधिक सक्रिय धातु वहीं प्लेटिनम सबसे कम सक्रिय धातु। अभी आपने देखा टेबल में। साथ ही हमें धातुओं की तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता मिलती है। आप उनसे की तुलना भी कर सकते हैं कि पोटेशियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन सोडियम, लिथियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन पोटेशियम। तो जैसे आयरन सिल्वर को जैसे आयरन जो है वो सिल्वर को सिल्वर के लवण से विस्थापित कर सकता है, किंतु आयरन जिंक को जिंक के लवण से विस्थापित नहीं करेगा। यानी कि ऐसा क्यों होगा? क्यों? आयरन जो है वो सिल्वर से अधिक रिएक्टिव होगा, तभी ना सिल्वर को उसके लवण के विलयन से विस्थापित करेगा। किंतु आयरन जो है वो जिंक से अधिक एक्टिव नहीं है या सक्रिय नहीं है, इसीलिए जिंक के लवण से उसको विस्थापित नहीं करेगा। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आने वाली धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर आने वाली सब धातुएं हैं। चलिए देख लेते हैं इस टेबल को। यहाँ पर देखिए सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर की जो धातुएं हैं, ये देखिए, जैसे लेड, टिन, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब क्या करती हैं? सब हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। देखिए यहाँ पर है, धातुएं जो हैं वो तनु अम्ल से अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। अगर हम सक्रियता श्रेणी की धातुओं को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त करते समय के साथ तुलना करें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा विक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लगभग 200 साल पहले शुद्ध तत्व के रूप में प्राप्त हुई, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जैसे सोना, चांदी आदि का प्राचीन सभ्यता से ही उपयोग हो रहा है। यानी इन धातुओं का, सोना, चांदी आदि का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, और जो कैल्शियम, सोडियम है, इनका उपयोग जो है वो 200 साल पहले से शुद्ध तत्व के रूप में प्राप्त हुई हैं। इन धातुओं को उपयोग में लाने का कारण उनका प्रकृति में तत्वों का रूप शुद्ध रूप में पाया जाना है। लोहे को उसके यौगिक हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। यानी लोहे को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए उसके जो यौगिक हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अतः ईंधन के रूप में लकड़ी के स्थान पर कोयला या कोक का उपयोग कर इसे प्राप्त किया गया। इतना उच्च ताप भट्टी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह भूपर्पटी पर उपलब्धता अधिक होने के बाद भी 2,500-3,000 वर्ष पूर्व से ही इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी पर तो ये मिलती बहुत थी जो धातुएं थी, लेकिन इनको जब शुद्ध रूप में कैसे प्राप्त किया गया, कितने साल पहले? 3,500 वर्ष पूर्व से ही इनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत उच्च ताप चाहिए था, जिसे भट्टी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसको कोयला या कोक से प्राप्त किया जा सकता था। पारा, जस्ता और टिन ऐसी धातुएं हैं जिन्हें उनके यौगिक को केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे पारा हो गई, जस्ता हो गई, टिन है, ये धातुओं को, उनके यौगिकों को आप गर्म कर दें तो ईजिली इनको आप पा लेंगे। लोहे से अधिक सक्रिय धातु सोडियम, पोटेशियम केवल यौगिक के रूप में ही मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये अधिक सक्रिय होती हैं, इसीलिए ये यौगिक के रूप में ही मिलती हैं, जिन्हें रासायनिक रूप से अपचयित नहीं किया जा सकता। आइए देखें कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में कैसे सहायता करती है। यानी किस तरीके से जो उनकी सक्रियता श्रेणी है वो धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में सहायता करती है। इसको हम लोग देखते हैं। धातुओं को वायु में दहन करने से क्या होता है? यानी धातुओं को अगर आप वायु में जलाएं तो क्या होता है? देखिए, अधिक सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम और तथा लिथियम ऑक्सीजन के साथ शीघ्रता से क्रिया करती हैं। ये सारे, जैसे आप सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सब क्या करती हैं? ऑक्सीजन के साथ जल्दी से अभिक्रिया करती। खुले में रखने पर ये हवा को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती। जो हवा में ऑक्सीजन होती है
उससे क्या करती हैं, ये अभिक्रिया करके क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड बना लेती। इसलिए इनका ऑक्सीजन के संपर्क में रखने के लिए नहीं केरोसिन में रखा जाता है। यानी कि इनका जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इन सब को किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, ताकि अगर आप इनको ऐसे खुले छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, इनकी ऑक्सीजन से ये क्या करती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं। और रिएक्ट करने पर क्या होगा, रिएक्ट करेंगी और क्या करेंगी कि रिएक्ट कर लेंगी और ऑक्साइड की परत बनाने लगती इनके ऊपर, ठीक। और कुछ कुछ को तो आप जैसे इनको अगर आप ऐसे हवा में खुला छोड़ दें, जैसे सोडियम को और पोटेशियम को, तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ये एकदम तेज़ से जलने लगती, यानी इनमें आग लग जाती, ये रिएक्ट होकर जलने लगती हैं। फिर इसीलिए इनको केरोसिन में ऑयल में रखा जाता है। पोटेशियम तथा सोडियम के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। सोडियम ऑक्साइड जब जल में घोलेंगे तो क्षार बन जाएगा, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक क्षार है। पोटेशियम के साथ होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखिए। अब पोटेशियम के साथ आपको एक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखना है, इसको करके भेजिएगा आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। फिर हम जानते हैं कि कुछ कम सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम हवा की ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे क्रिया करती तथा गर्म करने पर सफ़ेद लौ के साथ तेज़ी से जलती है। इसी गुणधर्म के आधार पर मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। आप जो पटाखे वगैरह जलाते हैं उसमें देखते हैं वाइट फ्लेम निकलती है ना, तो उसमें किस धातु का उपयोग होता है, मैग्नीशियम धातु का उपयोग होता है, ताकि वो सफ़ेद लौ के साथ जलती है और बहुत देखने में भी बहुत अच्छी लगता है। तो इसीलिए पटाखों में किसका उपयोग होता है, जो है उसमें मैग्नीशियम धातु का उपयोग आतिशबाजी में किया जाता है। आतिशबाजी जो करते हैं उसमें मैग्नीशियम धातु का उपयोग होता है। क्रियाकलाप 3 में देखिएगा, निर्देश दिया है, मैग्नीशियम के फीते को दहन से उत्पन्न चमक तथा धुआं आँखों के लिए हानिकारक होता है, अतः सावधानी रखें। जब भी मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं फीता जलाने के लिए, तो इसका जो धुआं वो आँखों के लिए क्या करता है, नुकसानदेह है, अतः आप इससे बिल्कुल लापरवाही से इसका उपयोग ना करें, सावधानी से करें। मैग्नीशियम फीते का 3 से 4 इंच लंबा टुकड़ा लीजिए। ये एक एक्टिविटी है जिसको आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। यदि उस पर सफ़ेद रंग की परत जमी है तो उसे तनु HCl में डुबोकर सफ़ेद परत यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड हटा लें। अब मैग्नीशियम का फीता लिया, अगर मान लीजिए उस पर सफ़ेद रंग की परत जमी, यानी वो ऑक्सीजन से क्रिया कर चुकी है पहले से और ऑक्साइड बना चुकी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, HCl में डुबो लेंगे और उसकी ऑक्साइड की परत हटा लेंगे। ध्यान रखें कि मैग्नीशियम को तनु HCl में डुबोकर तुरंत निकाल लेना, नहीं तो सफ़ेद परत के अलावा मैग्नीशियम अम्ल से अभिक्रिया करने लगेगा। यानी कि आपको क्या करना है, जल्दी से मैग्नीशियम के फीते को, अगर उस पर सफ़ेद रंग की परत जमी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो आपको HCl में उसको डुबोना है, तुरंत निकाल लेना। अगर आप तुरंत नहीं निकालेंगे तो मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट HCl से क्रिया करने लगेगा। फिर है इसके पश्चात आप क्या करेंगे, इसके पश्चात उसे फिल्टर पेपर पर सुखाएंगे और चिमटी से पकड़कर स्प्लिट लैम्प की सहायता से गर्म करेंगे। यहाँ पर देखिए बताया भी जा रहा है, सुखा लिए फिर स्प्लिट लैम्प की सहायता से उसको गर्म करेंगे। चित्र 2, मैग्नीशियम फीते के जलने पर बने सफ़ेद रंग के धुएं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के समीप गीला लिटमस पेपर रखकर उसकी प्रकृति की जांच कीजिए। यानी गीला लिटमस पेपर ले। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय अथवा क्षारीय, यह आपको बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है। समान ताप पर जिंक, लेड और एल्युमिनियम धातु वायु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं और इन धातुओं की सतह पर पतली परत बनती। ये परत धातुओं और ऑक्सीकृत नहीं होने देती। फिर अधिकतर धातुएं ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती हैं। अब यहाँ पर देखिए बता भी दिया गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति पूछ रहा है ना, तो जो ये भी क्या एक धातु है और अधिकतर धातुएं जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं, इसकी क्षारीय प्रकृति की होती है। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। कुछ ऑक्साइड जैसे
जिंक ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। ये ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। यानी कि कुछ ऑक्साइड हमने देखा जैसे एल्युमिनियम और जिंक ये उभयधर्मी होते हैं। ये क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। कॉपर का दहन नहीं होता। देखिए यहाँ पर देखा है Al2O3 प्लस 6HCl यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण तथा लवण से अम्ल तथा क्षार, ये अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो लवण बना रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड, और पानी का भी बना रहा है। इसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट और पानी। कॉपर का दहन नहीं होता लेकिन धातुओं पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी तथा सोना धातुएं उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो चांदी है या हमारी सोना है ये उच्च ताप पर भी क्या करती हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती। इसीलिए ये जो होती हैं वो इन पर ऑक्साइड की परत तो जम होती है लेकिन ये उच्च ताप इन पर ऑक्साइड की परत नहीं जमती। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से उच्च ताप पर भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर है हवा में खुला छोड़ने पर धातुओं की चमक क्यों कम हो जाती है। सोना और प्लेटिनम का उपयोग में गहने का निर्माण क्यों होता है। लेड मैग्नीशियम धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ये तीनों क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। होमवर्क सब बच्चे करिए, होमवर्क पर ध्यान दीजिए, अपने नोट्स को कंप्लीट करिए और केयरफुली वीडियो को वॉच करिए। आप जब होमवर्क करके सेंड करते हैं तब हमें पता चलता है कि कितने बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर इंटरेस्ट हैं, बाकी को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। ये आपका बहुत ही गलत कायदा। आप होमवर्क को करिए, प्रॉपरली सेंड करिए ताकि हम लोगों को भी इंटरेस्ट रहे कि बच्चे भी इस पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं और अच्छा भी लगता है कि आपका 10th है बच्चों, मेहनत करना ही करना है। आपके पास एक प्रॉब्लम है इस बार कि क्लासेस रेगुलर बेस पर रन नहीं कर पा रही हैं, तो आपको भी बच्चों अपने से मेहनत बहुत करना है। तो बच्चों पढ़ाई के लिए बहुत ही मेहनत करिए, कंसंट्रेट रहिए और अपने वीडियो को केयरफुली देखिए और अपने होमवर्क को टाइम पर सेंड करिए। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।